भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत की परंपरा को बचाना है, भारत के त्योहार को बचाना है, भारत के विचार को बचाना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अगर बरकरार रखना है, सर्वमंगल मांगल्य की भावना को बरकरार रखना है, नारी तू नारायणी की भावना को बरकरार रखना है, जननी जन्म भूमिष्य की भावना को बरकरार रखना है, समता समानता समरसता की भावना को बरकरार रखना है, तो सरकार को तत्काल भारत में समान शिक्षा लागू करना चाहिए। भारत का संविधान भी यही कहता है कि भारत में समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, यानी वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए, वन नेशन वन करिकुलम होना चाहिए। भारत के प्रियम्बल में लिखा हुआ है सोशल जस्टिस, समान शिक्षा के बिना सोशल जस्टिस नहीं आ सकती। भारत के प्रियम्बल में लिखा हुआ है इक्वलिटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, फ्रेटर्निटी, यानी एकता भाईचारा। समान शिक्षा के बिना न भाईचारा बन सकता है, न देश की एकता अखंडता मजबूत हो सकती है, न सबको समान अवसर मिल सकता है। भारत का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग एक समान कह रहे हैं, सब एक समान है। आर्टिकल 15 कहता है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना। समान अवसर तब मिलेगा जब पूरे देश में समान शिक्षा होगी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10वीं तक सबके लिए समान शिक्षा हो। भारत का आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत खत्म होनी चाहिए, वो तभी रुक पाएगी जब भारत में समान शिक्षा होगी। भारत का आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और जो फंडामेंटल राइट होता है वो भेदभाव करने वाला नहीं होता है। इस बारे में 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक जजमेंट दिया है। केस का नाम है के श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस जे एम पंचाल थे, जस्टिस दीपक वर्मा थे, जस्टिस बी एस चौहान थे, उन्होंने कहा था कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने की जरूरत है। सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ें, तमिलनाडु वाले अपनी भाषा में पढ़ें, बंगाल वाले बंगाली में पढ़ें, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ें, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। यानी जैसे पूरे देश में रेलवे चलाने के लिए एक रेलवे बोर्ड है, ऐसे पूरे देश के स्कूल चलाने के लिए एक एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। जैसे पूरे देश में वन टैक्स हो चुका है, जीएसटी हो चुका है, ऐसे पूरे देश का सिलेबस एक होना चाहिए, करिकुलम कॉमन होना चाहिए। हाँ, भाषा अपनी अपनी हो सकती है, अपनी अपनी मातृभाषा हो सकती है। आर्टिकल 25 कहता है कि सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन याद रखिएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन है, कन्वर्जन नहीं है। आर्टिकल 25 में रीतियों की आज़ादी है, कुरीतियों की नहीं, प्रथा की आज़ादी है, कुप्रथा की नहीं, धर्म की आज़ादी है, धर्मांतरण की नहीं। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 25 में आज तक धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, इसको डिफाइन ही नहीं किया गया। मेरी PIL चल रही है, सरकार को नोटिस भी हुआ है, लेकिन अभी तक आज तक सरकार ने धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, इसको डिफाइन नहीं किया। और नतीजा ये है कि मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज भी धर्म और रिलीजन को लेकर कंफ्यूज है। हमारे बड़े बड़े जो मठाधीश हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी धर्म और रिलीजन को लेकर कंफ्यूज हैं। सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, अभिनेता, लेखक, पत्रकार, कलमकार, सब धर्म और रिलीजन को लेकर कंफ्यूज हो रखे हैं। धर्म को रिलीजन समझ रहे हैं, रिलीजन को धर्म समझ रहे हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आर्टिकल 28 कहता है कि आप भारत में रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते। बिल्कुल मैं सहमत हूं, रिलीजियस एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगी, यानी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, सरकार के द्वारा फंडेड स्कूलों में कुरान नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि वो रिलीजियस बुक है। वो बाइबल नहीं पढ़ाई जा सकती क्योंकि वो रिलीजियस बुक है। लेकिन आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा का विरोध नहीं करता। इसका मतलब भगवत गीता पढ़ाई जा सकती है, रामायण पढ़ाया जा सकता है, उत्तरकांड में जो राम राज्य की कल्पना है उसको पढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल भगवत गीता में जो कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग सिखाया गया उसको पढ़ाया जा सकता है। वेदों की ऋचाएं पढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि ये सब भारत की संस्कृति के अनुरूप है। आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर, राइट टू, मतलब भारत की संस्कृति को मजबूत करना भी सरकार की ड्यूटी है। भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति बाकायदा बच्चों को पढ़ाई जाएगी। ये तब मजबूत होगी जब हमारी संस्कृति क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा ज्ञान विज्ञान क्या कहता है, इसको स्कूल के सिलेबस में डाला जाएगा। कम से कम प्राइमरी और जूनियर के सिलेबस में डाला जाएगा। आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ को अपना स्कूल खोलने का अधिकार है। बिल्कुल खोलने का अधिकार है, लेकिन पहले माइनॉरिटी को डिफाइन कर देना चाहिए। UN के डिफिनेशन के अनुसार जो कम्युनिटी कभी रूल कर चुकी हो, कभी शासन कर चुकी हो किसी देश पे, किसी राज्य पे, उसको माइनॉरिटी नहीं कह सकते। भारत में 200 साल तक क्रिश्चियन ने रूल किया है, 500 साल तक मुस्लिम्स ने रूल किया है। इसका मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन कभी भारत में माइनॉरिटी नहीं हो सकते। और अगर आप
नंबर के हिसाब से देखें तो यूएन कहता है यानी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इनफीरियर इन पॉपुलेशन, ऐसा ग्रुप जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, जो ऐसा ग्रुप जो न एक पार्षद बना पाए, न एक विधायक बना पाए, न एक सांसद बना पाए, और उसकी संख्या नगण्य हो यानी 1% से कम हो, उसको अल्पसंख्यक कहते हैं। उस कैटेगरी में भी क्रिश्चियन ईसाई फिट नहीं बैठते, क्योंकि क्रिश्चियंस ने बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकार चल रही है, बाकायदा वो मेजॉरिटी में है। मुस्लिम भी भारत में बड़े पैमाने पर डिसाइड करते हैं कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन पार्षद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, और वो खुद भी बनते हैं। तो इसलिए यूएन के डेफिनेशन के अगर हम भारत में लागू कर दें कि 1% से ज़्यादा वाला माइनॉरिटी नहीं होगा और रूलिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी नहीं होगी, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भारत में आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी कहता है कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करिए, वैज्ञानिक सोच विकसित करिए। वैज्ञानिक सोच तब विकसित होगी जब पहले भारत में कम से कम 10वीं तक 16 साल तक सभी बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पढ़ेंगे। अगर उनको बचपन से ही उनको रिलीजियस बुक पढ़ाई जाएगी तो वो वैज्ञानिक सोच विकसित नहीं कर पाएंगे। फिर किताबों में जो लिखा है वो उसी को सच मानेंगे, उस पर तर्क नहीं कर पाएंगे। वो कभी ये नहीं सोच पाएंगे कि ये जो किताब में लिखा है ये सच है कि गलत है। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, सब पे बाकायदा तार्किक तरीके से उस पर सोचने की आज़ादी सबको मिलनी चाहिए। संविधान में कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, सबको बोलने सोचने की आज़ादी है। तो बोलने सोचने की आज़ादी तब होगी ना जब पहले बच्चा समझने लायक समझदार हो जाएगा। अगर उसको बचपन में वो किताब पढ़ा दी जाएगी तो समझदार कैसे होगा, वो सोचेगा कैसे, तर्क कैसे करेगा। बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत की जो वर्तमान शिक्षा है न वो भारत की संस्कृति को मजबूत करती है, न भारत की परंपरा को मजबूत करती है, न ह्यूमैनिटी को मजबूत करती है। सच्चाई तो ये है कि वो केवल डॉक्टर बना रही, इंजीनियर बना रही है और अलग अलग चीज़ों को कर रही है। और ये शिक्षा घटिया है, इसीलिए न जातिवाद कम हो रहा है, न भाषावाद कम हो रहा है, न क्षेत्रवाद कम हो रहा है, न कट्टरवाद कम हो रहा है, न जिहाद कम हो रहा है, न मजहबी उन्माद कम हो रहा है। शिक्षा घटिया है, इसलिए धर्मांतरण नहीं रुक रहा है। शिक्षा को ठीक करने के लिए संविधान में कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। संविधान में सब पहले से लिखा हुआ है। केवल राइट टू एजुकेशन जो पार्लियामेंट में बना है, इसको इक्वल शब्द जोड़ देने की जरूरत है। ये हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। इक्वल एजुकेशन होते ही आप भारत में समान शिक्षा लागू कर सकते हैं, फिर कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी एजुकेशन कॉन्करेंट में है, ये पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया हुआ है, इसका मतलब पार्लियामेंट को इस कानून को बदलने का अधिकार है। केवल उसमें इतना काम करना है कि इक्वल शब्द जोड़ना है। जो राइट टू एजुकेशन अभी 6 से 14 साल लागू होता है, इसको 6 से 16 साल तक करना है। अभी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक लागू होता है, इसको कक्षा 1 से कक्षा 10 तक आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और भारत में फिर 555 अपना एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। आप 5 साल तक के प्राइमरी में केवल और केवल उसको जापान की तरीके उसको इंसान बनाइए, बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए। 5 साल के सेकेंडरी में उसको विषय पढ़ाइए, उसको फिजिक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, जूलॉजी पढ़ाइए, बॉटनी पढ़ाइए, बाकी सब पढ़ाइए, जिससे उसका दिमाग परिपक्व हो जाए। हाँ, उसने जब 10वीं कर लिया उसके बाद उसको जो करना हो, उसको मौलवी बनना है अपना कुरान पढ़े, उसको पादरी बनना है वो बाइबल पढ़े, जिसको ज्योतिषी बनना है या अपना धर्मगुरु बनना है वो अपना आचार्य बनना है, वो भगवत गीता पढ़े, वेद पढ़े, रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, जिसको जो। लेकिन कम से कम 10वीं तक सभी बच्चे मिनिमम एजुकेशन ले लें, जिससे उनका दिमाग इतना खुल जाए कि वो वेद पढ़ें या कुरान पढ़ें या बाइबल पढ़ें या रामचरितमानस पढ़ें, तो उसको अच्छी तरीके से सोच सके, उसको निष्पक्ष भाव के स्वतंत्र भाव से सोच सके, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में बांग्लादेश पे इस समय चर्चा हो रही है। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को खदेड़ा, प्रधानमंत्री भाग गई शेख हसीना जी, और आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया, चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि भारत में अगर संविधान चल रहा है तो इसलिए चल रहा है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देती है कोई उसका विरोध नहीं करता, उसका मूल कारण है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में तख्ता पलट नहीं होता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में मजबूत लोकतंत्र चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के नेता, भारत के नौकरशाह कभी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ कोई साजिश नहीं करते क्योंकि वहाँ पे भी हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू की संख्या घटेगी अराजकता बढ़ेगी। दुर्भाग्यवश जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है ये पहले कश्मीर में हो चुका है। जो कुछ कश्मीर में हो चुका है
वो 1947 में पाकिस्तान में हो चुका है, जो पाकिस्तान में हो चुका है वो उसके पहले अफगानिस्तान में हो चुका है। अगर आप संख्या देखें तो लगातार हिंदुओं की संख्या घटी है। 7वीं शताब्दी से हिंदू घटने शुरू हुए हैं और लगातार घटते गए घटते गए घटते गए। उदाहरण के लिए 7वीं शताब्दी में हिंदुस्तान की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी। 8वीं शताब्दी में 1 करोड़ कम हो गई, 39 करोड़ हो गई। 9वीं शताब्दी में 38 करोड़ हो गई, 1 करोड़ और कम हो गई। इसका मतलब भारत बटा, भारत घटा। 10वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ हो गई, इसका मतलब भारत घटा और भारत बटा। 12वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 28 करोड़ हो गई, इसका मतलब भारत बटा और भारत घटा। 13वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ हो गई, इसका मतलब भारत बटा, भारत घटा। 14वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 18 करोड़ हो गई, इसका मतलब भारत बटा, भारत घटा। 16वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 16 करोड़ हो गई, 14 करोड़ हो गई, इसका मतलब भारत बटा, भारत घटा। तो आप जरा देखिए कि 7वीं शताब्दी से लेकर बाबर तक लगातार भारत बटा है, भारत घटा है। और आज की डेट में भारत के पड़ोस में जितने देश हैं ये सब भारत के हिस्सा थे। कभी मालदीव भारत का हिस्सा था 9वीं शताब्दी में, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था 16वीं शताब्दी में, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था 1947 में, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था 1947 में, नेपाल भी भारत का हिस्सा था। तो आज की डेट में जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इसमें चाइना को छोड़ दीजिए तो बाकी 8 जो देश हैं आपका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे। एक एक करके निकलते गए, भारत बढ़ता रहा, भारत घटता रहा। अब इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि भारत बढ़ क्यों रहा था, भारत घट क्यों रहा था। ये भी सोचने की ज़रूरत है कि दुनिया के सारे आतंकवादी संगठन, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे अल अंसार डाइन हो, चाहे जितने भी बोको हराम हो, या जितने भी संगठन है जैसे मोहम्मद हो, चाहे जैसे अल अस्का है, जितने भी संगठन हैं दुनिया के इस्लामिक संगठन, वो एक ही रिलीजन से क्यों आ रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर हमने ठीक नहीं किया तो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, जो कश्मीर में हुआ, जो आपके पाकिस्तान में हुआ, वो भारत में होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि भारत की शिक्षा को बदला जाए, भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। हमारी परंपरा क्या रही, हमारे संस्कार क्या क्या रहे उनको सिखाया जाए, हमारे पूर्वज कौन थे उनको सिखाया जाए। भारत में दुनिया भर के वहसी दरिंदों को पढ़ाया जाता है, लेकिन कभी महर्षि अंगिरा, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि अक्षपाद, महर्षि रैक, महर्षि अगस्त्य, महर्षि लोमस, महर्षि अग्निवेश, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि वात्स्यायन, महर्षि अत्रि, महर्षि वामदेव, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि आत्रेय, महर्षि विश्रवा, महर्षि कण्व, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कपिल, महर्षि व्यास, महर्षि कश्यप, महर्षि वैशंपायन, महर्षि कात्यायन, महर्षि शनभंग, महर्षि कृपाचार्य, सुखदेव, गर्ग, शुक्राचार्य, सत्यकाम, गोभिला, जाबाल, गौड़पाद, सुतीर्थ, च्यवन, सुमंत, जमदग्नि, जैमिनी, मरीच, दत्तात्रेय, अंगिरस, दधीच, पुलह, देवल, क्रतु, धौम्य, सोनक, कड़ाद, पराशर, भास्कराचार्य, पुलस, चरक, भारद्वाज, करदम, भृगु, गौतम, बौद्धायन, मैत्रायण। हम अपने ऋषियों महर्षियों को पढ़ाते ही नहीं, कभी पढ़ाते ही नहीं। हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने एक से बढ़ के एक महान राजा हुए, राजा इच्छाक, राजा कुच्छी, राजा बाण, राजा अनर्ण, राजा पृथु, राजा त्रिशंकु, राजा धुंधुमार, राजा युनास, राजा मानधाता, राजा सुसंधि, राजा ध्रुवसंधि, राजा भरत, राजा असित, राजा सगर, राजा असमंज, राजा अंशुमान, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, राजा कुकुस, राजा रघु, राजा संखट, राजा सुदर्शन, राजा अग्निवर्ण, राजा शीघ्रक, राजा मरु, राजा अम्बरीश, राजा नहुस, राजा यति, राजा नाभाग, राजा अज, राजा दशरथ। इनके बारे में पढ़ाते नहीं, केवल भगवान राम के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन उनका राज्य कहाँ से कहाँ तक वो भी नहीं पढ़ाते, लौकुश कहाँ के राजा हुए वो भी नहीं पढ़ाते। नतीजा ये है कि धीरे धीरे भारत की संस्कृति खराब होती चली जा रही है और भारत की बर्बादी हो जा रही है। जब बम धमाके होते हैं तो बम धमाकों की चर्चा होती है, लेकिन उस सोच की चर्चा नहीं होती। कभी इस बात की चर्चा ही नहीं होती कि यमन अशांत क्यों है, कांगो अशांत क्यों है, ईरान अशांत क्यों है, इराक अशांत क्यों है, सूडान अशांत क्यों है, इजिप्ट अशांत क्यों है, सीरिया अशांत क्यों है, बांग्लादेश अशांत क्यों है, फिलीपींस अशांत क्यों है, सोमालिया अशांत क्यों है, पाकिस्तान अशांत क्यों है, नाइजीरिया अशांत क्यों है, तजाकिस्तान अशांत क्यों है, अफगानिस्तान अशांत क्यों है। कभी इस पर चर्चा ही नहीं होती। मूल कारण है तालीम, मूल कारण है स्कूल। गंधार शांत था जब तक वहाँ गुरुकुल थे, और अब अशांत है जैसे ही वहाँ मदरसा खुला। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था जब तक वहाँ गुरुकुल था, जैसे वहाँ मदरसा आया वो काबुल बन गया, अशांत हो गया। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा आया ईरान बन गया, अशांत है। कैके शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा वहाँ आया और उसके बाद वो पेशावर बन गया, अशांत है। बाल्हिक शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा वहाँ सिस्टम लागू हुआ, अशांत हो गया, बल्ख बन गया। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा वहाँ पे खुले और बाद में वो बदख्शा बन गया, अशांत है। सुवास्तु शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, मदरसा आया, स्वात घाटी बन गया, अशांत है। तक्षशिला दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का सेंटर, जहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी होती थी, आचार्य चाणक्य जहाँ प्रोफेसर थे,
शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था जब तक वहाँ गुरुकुल चल रहे थे। उसके बाद गुरुकुल खत्म हुए, मदरसे आए, गुरुकुल खत्म हो गए, नतीजा ये हुआ और रावलपिंडी बन गया, अशांत है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत की परंपरा को बचाना है, तो भारत में सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करने की ज़रूरत है, धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की ज़रूरत है। भारत में ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक शब्द जोड़ने की ज़रूरत है, इक्वल, इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाने की ज़रूरत है। और भारत में वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, और ये 10वीं तक इसको ज़रूरी है करना। अगर नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। और जिस दिन हिंदू 50% हुए, थोड़ा सा और ख़त्म हुए, उसके बाद ये संविधान भी न रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, सेकुलरिज्म और पता क्या क्या बातें करते हैं ना, इनका चलेगा। आप खुद देख लीजिए, आखिर अंत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा, भीड़ ने घेर लिया। तो वो क्यों वहाँ घेर लिया? क्योंकि डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में क्यों नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट को घेरता? क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में पार्लियामेंट क्यों नहीं घेरता? हिंदू बहुसंख्यक है। विधानसभा जल्दी नहीं घेरा जाता? हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार क्यों नहीं होता? हिंदू बहुसंख्यक है। तो जब तक हिंदू हैं यहाँ पे, तब तक शांति है, समृद्धि, खुशहाली है। इसलिए हिंदुओं को बचाना, हिंदू संस्कृति को बचाना, हिंदू त्यौहार को बचाना, हिंदू जीवन पद्धति को बचाना, इसको बहुत ज़रूरी है। और तभी बचेगा जब भारत में समान शिक्षा लागू होगी।